साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज ने हमेशा से हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाने का काम किया। 90 के दशक की फिल्मों में दिखाई गई टेक्नोलॉजिकल प्रगति अब रियलिटी बनती जा रही है। उड़ने वाली कार्स यानी ड्रोन, टैक्सियों से लेकर ह्यूमनॉइड हेल्पर रोबोट्स तक, इसी तरह की एक खास फिल्म ने सभी दर्शकों को मानव जाति की उत्पत्ति पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। साइंस फिक्शन मूवी प्रोमेथियस में एक एडवांस एलियन स्पीशीज पृथ्वी पर आती है और मॉडर्न वक्त के इंसानों को जन्म देने के लिए खुद का बलिदान देती है। तो क्या ये सब महज हमारी सोच है या सच में ऐसा कुछ हुआ है? प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक इंसान एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा प्राइमेट्स पर किए गए जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा है। हम बात कर रहे हैं अनुनकी की। तो क्या है ये जानिए हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। तो कौन है अनुनकी? हम आपको बताते हैं। दरअसल अनुनकी देवताओं का एक समूह है जिनकी पूजा सुमेरियंस, अकाडियंस, एसेरियंस और बेबीलोनियंस लोग करते हैं। अनुनकी का मतलब है ऐसा कोई जो स्वर्ग से आए थे। वे मानव जैसे कई शक्तियों वाले सेलेस्टियल जीव हो। माना जाता है कि उनके पास ज्यादा नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल अंतर्दृष्टि है, जिसने मानव संस्कृति को आकार दिया और मानव जाति को बनाने में हिस्सा लिया। कई साहित्यिक ग्रंथों में अनुनकी के बारे में जिक्र होने के बावजूद उनके अस्तित्व का सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम सबूत हैं। वो इसलिए क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से इसे फॉलो करता था। इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हुआ करती थी और इनकी शारीरिक बनावट भी जबरदस्त हुआ करती थी। इतना ही नहीं, ये ऊंचाई में 12 फीट लंबे होते थे। सुमेरियंस के मुताबिक प्रत्येक प्रमुख देवता को एक खास शहर का गार्डियन माना जाता था, जिन पर उस शहर की भलाई की रक्षा करने का जिम्मा हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि देवता उस खास शहर के मंदिर में परमानेंटली रहा करते थे। एक टेक्स्ट से पता चलता है कि सिर्फ 7 अनुनकी अंडरवर्ल्ड में रहे और जजेस के रूप में काम किया। प्राचीन बेबीलोनियन एरा के दौरान इगिगी नाम से जाने जाने वाले देवताओं का एक नया समूह इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि अनुनकी और इगिगी के बीच संबंध बहुत क्लियर नहीं है। दिवंगत अकाडियन अट्राहसिस एपिक के अनुसार इगिगी देवताओं की छठी पीढ़ी है, जिन्हें अनुनकी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो अनुनकी यहाँ कहाँ से और किस लिए आए? प्राचीन सुमेरियन लिपियों के मुताबिक हमारे सौर मंडल के बिल्कुल आखिर में निबिरू नाम का ग्रह मौजूद है। ये हर 3600 साल में एक बार पृथ्वी के करीब की कक्षा में एंटर करता है। निबिरू अनुनकी का होम प्लैनेट है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके ग्रह का क्लाइमेट तेजी से बदल रहा था। क्लाइमेट से जुड़ी परेशानियों की वजह से खाने की चीजों के प्रोडक्शन पर असर पड़ा, जिसके बाद जिंदा रहने के लिए उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज की ओर रुख किया। इन प्रथाओं के लिए एल्केमी और काले जादू के इस्तेमाल की जरूरत होती है और उसके लिए बड़ी मात्रा में गोल्ड की जरूरत होती है, जो कॉस्मिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब तो करते ही थे, पर साथ ही प्योरीफाई करने वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं। चूँकि निबिरू पर सोना एक दुर्लभ खनिज यानी मिनरल था, इसीलिए अनुनकी ने पीली धातु यानी मेटल को ढूंढने के लिए दूसरे ग्रहों पर अभियान भेजने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और लंबी खोज के बाद वे लगभग 4,45,000 साल पहले पृथ्वी पर आए। उस समय कुछ जानवरों के अलावा पृथ्वी पर शायद ही कोई जीवन था। अनुनकी मेसोपोटामिया में बस गए, जो अभी इराक का एक क्षेत्र है। यहाँ आकर उन्होंने एरिडू नाम के एक सुंदर शहर को बनाया। शहर की सीमा के अंदर उन्होंने ईडन नामक एक गार्डन बनाया। गोल्ड सप्लाई का उत्खनन करने के लिए वे इगिगी नाम के एक और एलियन जाति को रेस में लेकर आए। इगिगी को काम करने और अनुनकी के आदेश को मानने के लिए मजबूर किया गया। कुछ सालों के बाद इगिगी ने अनुनकी के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया और इस तरह पृथ्वी पर पहला युद्ध लड़ा गया। इस लड़ाई में इगिगी को हराया गया। लड़ाई के बाद अनुनकी को एहसास हुआ कि उन्हें अपने मजदूरों वाले काम करने के लिए
इकिगी से ज्यादा हानि रहित इंसान की जरूरत है। ऐसे में अनुनकी ने अपने डीएनए को मानव के पूर्वजों के साथ जोड़ दिया, जिससे एक बेहद बुद्धिमान लेकिन विनम्र जाति का निर्माण हुआ। ये एक्सपेरिमेंट शुरू में सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन जल्द ही उन्होंने पहले इंसान को जन्म लेते देखा। धीरे धीरे जिसे हम आज इंसान के रूप में जानते हैं, उसकी जनजाति में वृद्धि हुई। समय के साथ इंसानों ने अनुनकी के अनुसार जीना और प्रगति करना सीख लिया। कुछ मिलेनिया के बाद निबिरू ग्रह एक बार फिर पृथ्वी के करीब की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन निबिरू का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत था कि इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने जैसी समस्याएं होने लगी, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगे और पूरी पृथ्वी पर तूफान, बाढ़ और आपदाएं आने लगी। उनके शहर के नष्ट होने के बाद अनुनकी अपने ग्रह निबिरू के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इंसानों को आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, म्यूजिक और लेखन का नॉलेज दिया। अनुनकी के डायरेक्ट वंशजों के बारे में बहुत कम जानकारी है और कई दावों के बावजूद काफी सबूत नहीं है। अनुनकी के कल्ट को कई मेसोपोटामियंस ने शेयर किया है, जिसके कई साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस है। इंसानों को नॉलेज कैसे हासिल हुआ, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम नहीं जानते कि अनुनकी फिर कभी पृथ्वी पर लौटेंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि वे इंसानों के तत्कालीन पूर्वजों से काफी हद तक सुपीरियर थे और उन्हें विकसित होने में मदद भी की। तो क्या आपको भी लगता है कि अनुनकी की कहानी सच है? क्या आप सचमुच मानते हैं कि हम इंसान निबिरू नामक ग्रह की एक एलियन प्रजाति से विकसित हुए हैं? दोस्तों, क्या आपने पर्सी हैरिसन फॉसेट के बारे में सुना है? वे एक ब्रिटिश जियोग्राफर, आर्टिलरी ऑफिसर, कार्टोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और एक खोजकर्ता थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन दक्षिण अमेरिका की खोज और अमेज़न में एक खोए हुए शहर को खोजने के लिए समर्पित कर दिया था। इन्होंने ब्राजील के जंगल में इस प्राचीन शहर को ढूंढने में बरसों लगा दिए। 1925 में फॉसेट अपने बड़े बेटे जैक और इसके एक दोस्त के साथ जेड नाम के एक प्राचीन खोए हुए शहर को ढूंढने के मिशन के दौरान गायब हो गए। हालांकि ये अब तक नहीं पता चल पाया कि क्या फॉसेट को वो कभी मिला जिसकी तलाश में वो निकले थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च के दौरान बोलिवियन अमेज़न के जंगलों के नीचे पिरामिड और नहरों की खोज की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे भी ज्यादा कुछ खोज निकाला है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है, ये एक विशाल और रहस्यमय इकोसिस्टम है जो अपने अंदर छुपे अनगिनत रहस्यों को सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है। 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये वनस्पतियों और जीवों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर है, जिनमें से कईयों को अब तक खोजा और समझा नहीं जा सका है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक इसकी ना खोजी गई गहराइयों में छुपा है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज में एडवांस होने के बावजूद अमेज़न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काफी हद तक राज में छिपा है, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेज़न में रहने वाली स्वदेशी जनजातियां भी इसके रहस्यों को बढ़ाने का काम करती हैं। इनमें से कई जनजातियों ने अपने जीवन के पारंपरिक तरीके को बनाए रखा, जो बाहर की दुनिया से अलग थी। रेन फॉरेस्ट और उसके संसाधनों के बारे में उनकी जानकारी बहुत अनमोल है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा गहरे राज में डूबा है। इसके अलावा अमेज़न का यूनिक इकोलॉजिकल बैलेंस वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। रेन फॉरेस्ट का पौधों,
जानवरों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का पेचीदा जाल इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखता है। इतना ही नहीं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में संभावित अनदेखे मेडिसिनल ब्रेक थ्रू का रहस्य भी छिपा है। स्वदेशी समुदायों ने अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए रेन फॉरेस्ट के पौधों पर आधारित इलाज पर लंबे वक्त तक भरोसा किया। वैज्ञानिकों ने अभी सिर्फ रेन फॉरेस्ट की फार्माकोलॉजिकल काबिलियत की सतह को ही खंगाला है। अभी भी कई ऐसे इलाज के गुणों वाली चीजें हैं जो इसकी विशालता में छिपे हो सकते हैं। यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका खुलासा अब भी होना बाकी है। वही छिपी हुई प्रजातियों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं और संभावित इलाज के चमत्कारों तक अमेज़न के पास कई ऐसी जानकारी और रहस्यों का खजाना है जो खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पशुपालकों को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ पशुओं को पालना और पैसे कमाना चाहते थे और उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने शुरुआत की। जब लोगों ने खेती के लिए यहाँ के जंगलों को साफ करना शुरू किया, तब उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड प्री कोलंबियन स्मारक निर्माण समाज के अस्तित्व का पता लगाया, जिन्होंने सीधे ऑर्थोगोनल रोड से जुड़े सटीक जियोमेट्रिक प्लान के अर्थवर्क्स को बनाया था। 250 किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई जियोग्लिफ कल्चर बाढ़ के मैदानों और ऊपरी इलाकों का इस्तेमाल करती हैं। इसके सिर्फ एक अंश का अब तक पता लगाया गया है। इन संरचनाओं में करीब 36 फीट चौड़ी और कई फीट गहरी खाइयां शामिल है, जो 3 फीट ऊंचे किनारों से घिरी हुई थी। कुछ संरचनाओं में मिट्टी के बर्तन, कोयला और पत्थर के औजारों जैसी चीजें शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन संरचनाओं ने किलेबंदी, घरों और औपचारिक जगहों जैसे अलग अलग उद्देश्यों को पूरा किया। ये अनुमान भी लगाया गया कि वे कई मध्ययुगीन यूरोपीय शहरों की आबादी से ज्यादा, यानी करीब 60,000 लोगों तक की आबादी को अपने में शामिल कर सकते थे। Because of the tragic clearances of the Amazon, because the Amazon rainforest is literally being cut down and turned into soybean farms and cattle ranches, and in that cutting down process has emerged things that shouldn't be there at all. ये खोज उस धारणा को चुनौती देती हैं जिसमें ये माना गया था कि ऊपरी अमेज़न क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि को सपोर्ट करने के लिए मिट्टी अच्छी नहीं थी। ब्राजील में फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पारा के एक मानव विज्ञानी बताते हैं कि मशहूर धारणा गलत है और इन क्षेत्रों में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो खोजा जाना बाकी है। Spanish explorer who went down the Amazon River system in 1541 to 1542. He reported seeing incredible cities, advanced arts and crafts, millions of people, a thriving culture. And 100 years later, when other Europeans got into the Amazon, they couldn't find these cities. शोध टीम वीकली बेसिस पर नई संरचनाओं को उजागर करना जारी रखे हुए हैं। परंपरागत रूप से अमेज़ोनियन आर्कियोलॉजी ने अलग अलग इकोसिस्टम में विभिन्न लोगों के रहने का सुझाव दिया। आश्चर्यजनक रूप से बाढ़ के मैदानों और ऊपरी इलाकों में अर्थवर्क्स एक जैसे स्टाइल शेयर करते हैं, जो एक संयुक्त सांस्कृतिक मूल का सुझाव देते हैं और इसीलिए इतने बड़े क्षेत्र में डाइवर्स इकोसिस्टम में पनपने में सफल संस्कृति को ढूंढना एक आम बात नहीं थी। हाल ही में हुए राज के खुलासे क्रिस्टोफर कोलंबस के आने के पहले के अमेरिका की हमारी अब तक की समझ को बदल रहे हैं। ऊपरी अमेज़न क्षेत्र में हुई खोज दक्षिण में जिंगू क्षेत्र में पहले के निष्कर्षों के समानांतर है, जहां गार्डन शहरों के रूप में जाने जाने वाले परस्पर जुड़े गांवों का एक नेटवर्क खोजा गया था। 800 से 1600 के बीच बने इन शहरों में घरों, खाई और पैलिसेड्स को प्रदर्शित किया गया था। इन खोजों ने लंबे वक्त से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देने का काम किया।
जिसमें ऐसा माना जाता था कि अमेज़न ये जगह सिर्फ छोटी आदिवासी जनजातियों द्वारा बसा हुआ स्थान था। Or Amazonian black earth, it's a man-made soil. It's thousands of years old. It's full of microbes that are not found in adjoining soil. And you can take a handful of 8,000-year-old terra preta and you can add it to barren soil and that soil will instantly become fertile. अमेज़न की घाटी में हुई खोज ने शोधकर्ता पर्सी फॉसेट द्वारा किए गए दावों को माना, जिन्होंने कॉनन डॉयल की द लॉस्ट वर्ल्ड को प्रेरित किया था। फॉसेट ने जेड शहर की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया, लेकिन उनकी टीम गायब हो गई, वो भी एक अनसुलझे रहस्य को पीछे छोड़ते हुए। काफी लंबे वक्त तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि घने जंगल छोटे घूमने वाली जनजातियों को ही जिंदा रख सकते हैं। हालांकि अब ये महसूस होता है कि विजेता जब सफेद रंग में चमकने वाले शहर की बात कर रहे थे तो वे सच बोल रहे थे। लेकिन अफसोस, ये खोजकर्ता अनजाने में ऐसी बीमारियां लेकर आए जिन्होंने मूल आबादी को बर्बाद कर दिया और जंगल को भूमि पर कब्जा करने और सभ्यता के अस्पष्ट संकेत को दोबारा हासिल करने की अनुमति दी। ये ध्यान देने जैसा ही है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे हम आज जानते हैं, उसका अस्तित्व 15,000 साल पहले नहीं था। इस क्षेत्र में सवानास, जंगल और गीली जमीन का मिश्रण शामिल था, जो धीरे धीरे समय के साथ विशाल रेन फॉरेस्ट में बदल गया। इन सारे फर्क के बावजूद सबूत ये बताते हैं कि अमेज़न के प्राचीन लोगों के पास अपने वातावरण को अपनाने का जबरदस्त स्किल था। प्राचीन बस्तियों की खुदाई से विभिन्न फूड सोर्सेस के इस्तेमाल का पता चला, जिनमें मछली, शंख, जंगली खेल, फल, नट्स और अन्य पौधों की खाने की चीजें शामिल हैं। प्राचीन अमेज़ोनियन संस्कृतियों ने हो सकता है कि अपने शिकार और संग्रहण एक्टिविटीज के अलावा छोटे पैमाने पर खेती की प्रैक्टिस की हो। उन्होंने शिकार, मछली पकड़ने, लकड़ी के काम और फाइबर कला जैसे अलग अलग मकसद के लिए पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने औजारों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने की खासियत का प्रदर्शन किया। कला और धार्मिक क्रिया अमेज़ोनियन कल्चर के अभिन्न अंग थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिलीजियस विश्वासों को विकसित किया, जिसमें अक्सर पूर्वजों की पूजा और मति भ्रम पैदा करने वाले पौधों का औपचारिक इस्तेमाल शामिल था। वे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज में रहते थे, जो रिश्तेदारी के संबंधों के आसपास संगठित होते थे। हर समूह में कुछ संबंधित परिवार होते थे। ये निष्कर्ष अमेज़न के प्राचीन लोगों के समृद्ध इतिहास की एक झलक दिखाता है, जो पहले की धारणाओं को चुनौती देते हैं और अमेरिका में पूर्व कोलंबियाई सभ्यताओं के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।